अच्छा, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रेट ऑफ अ रिएक्शन, या इसको हम स्पीड ऑफ अ रिएक्शन भी कहते हैं। बेसिकली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है, तो वो रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है, उसको जब हम मेजर करते हैं तो उस चीज को हम स्पीड या रेट ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं। जैसे फिजिक्स में आप स्पीड पढ़ते हो, तो वही हमारे पास इसी तरह जैसे कोई गाड़ी है वो फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है, इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ अ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का फास्ट है या स्लो है, उस चीज को जब स्टडी करते हैं तो उसको हम रेट ऑफ अ रिएक्शन या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ, या इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो इट इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट the reactants are converted into products, how fast the reactants are converted into products। जैसे आप लोग फिजिक्स में स्पीड मेजर करते हो, तो स्पीड मेजर करने के लिए आप लोग क्या करते हो? चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम, मतलब एक फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस ओवर कितने टाइम में वो गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दैट्स हाउ यू मेजर द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन फिजिक्स, राइट। तो इसका जो यूनिट बनता है वो क्या बनता है? डिस्टेंस, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस है तो मीटर आ जाएगा, और सॉरी न्यूमरेटर में डिस्टेंस है तो ऊपर मीटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में टाइम है तो सेकंड आ जाएगा। तो ये मीटर पर सेकंड होगा या किलोमीटर पर मिनट होगा। सिमिलरली जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो हम डिनोमिनेटर में तो हम टाइम ही रखेंगे इसमें रेट मेजर करने के लिए, लेकिन न्यूमरेटर में ना वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। जैसे कुछ रिएक्शन को हम लोग उसका रेट मेजर करने के लिए कंसेंट्रेशंस का मेजर कर रहे होते हैं कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रही है या प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है। तो हम लोग रेट ऑफ अ रिएक्शन इस तरह भी मेजर कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में हम लोग ले लें चेंज इन कंसेंट्रेशंस, और वो रिएक्टेंट्स की भी हो सकती हैं और प्रोडक्ट की भी हो सकती हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो रेट हम लोग इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं। जब हम लोग रेट इस तरह से मेजर करेंगे तो हमारे पास इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूमरेटर में कंसेंट्रेशन है तो कंसेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, राइट। सिमिलरली डिपेंड करता है फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस में कंसेंट्रेशन मेजर करना आसान होता है, कुछ रिएक्शन में चेंज इन मास मेजर करना आसान होता है। तो हम लोग चेंज इन मास, ये जो डेल का ट्राइंगल बना हुआ है ये डेल्टा का सिंबल है, राइट। हमने एनर्जेटिक्स में भी देखा था इसको। तो चेंज इन मास ओवर चेंज इन टाइम, इस तरह से भी रेट मेजर कर सकते हैं। जब हम इस तरह से रेट मेजर करेंगे तो न्यूमरेटर में मास है तो मास का यूनिट होता है ग्राम, और डिनोमिनेटर में टाइम है तो ग्राम पर सेकंड बन जाएगा इसका यूनिट। इसी तरह अगर आप किलोग्राम में मास मेजर कर रहे हो तो किलोग्राम, टाइम अगर आप मिनट्स में मेजर कर रहे हो तो किलोग्राम पर मिनट बन जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, ये फिजिक्स की तरह फिक्स नहीं होता है कि आपको ऐसा यूनिट ही लेके चलना है सिर्फ। ठीक है। जी उमेजा बच्चे, ये सेम है ओ लेवल और आईजी के लिए। अच्छा, अब सिमिलरली हमारे पास और भी मेथड्स हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन मेजर करने के। अगर किसी रिएक्शन में कोई गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो वो गैस कितना वॉल्यूम उसका प्रोड्यूस हो रहा है कितने टाइम में, डिनोमिनेटर में सब में टाइम ही होगा, क्योंकि रेट का मतलब ही यही होता है पर यूनिट टाइम। तो इस तरह से भी आप रेट मेजर कर सकते हो। अगर आप वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में मेजर कर रहे हो, टाइम सेकंड में मेजर कर रहे हो, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, जैसे अगर किसी रिएक्शन में एसिड और अल्कली का रिएक्शन हो रहा है और एसिड जो है वो रिएक्ट होके खत्म हो रहा है, तो हमारे पास पीएच की वैल्यू चेंज हो रही होगी, तो हम चेंज इन पीएच ओवर टाइम भी ले सकते हैं। अब पीएच का कोई यूनिट नहीं होता है तो न्यूमरेटर में कोई यूनिट नहीं होगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास टाइम का यूनिट होगा सेकंड, तो इसका यूनिट सिर्फ सेकंड इनवर्स बनेगा। लेकिन हम लोग अपनी इस ग्रेड 11 तक जो हम लोग मेथड यूज करेंगे टू मेजर द रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो सिर्फ ये दोनों यूज करेंगे, चेंज इन मास मेथड और चेंज इन वॉल्यूम मेथड। ठीक है। चेंज इन पीएच, चेंज इन कंसेंट्रेशन, इनफैक्ट चेंज इन कलर इंटेंसिटी भी हो सकता है। लेकिन हम लोग अपना ग्रेड 11 तक चेंज इन मास ओवर टाइम और चेंज इन वॉल्यूम ओवर टाइम बस ये स्टडी कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े।
अच्छा, तो पहला जो हम लोग मेथड देखेंगे इन ऑर्डर टू मेजर द रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो हम चेंज इन मास मेथड को स्टडी करेंगे। ठीक है, मेजरिंग rate of a reaction by change in mass method। अब इसको सीखने के लिए हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं रिएक्शन की, वो रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में आपको पता है क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। राइट, वाटर लिक्विड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्युबल सॉल्ट है तो वो एक्वस फॉर्म में बनेगा। एसिड सारे ही एक्वस होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, इनसॉल्युबल है, ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट। तो ये ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट है। अच्छा, आपको मेजोरिटी क्वेश्चंस में ना यही रिएक्शन की एग्जांपल पे क्वेश्चन बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन में आपको ये याद रखना है कि हमारे पास ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग जो है लाइमस्टोन भी कहते हैं, हमने इसका नाम लाइमस्टोन भी पढ़ा है, और इसको हम मार्बल भी बोलते हैं। तो आपने ये दोनों नाम भी याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। अब ये जो हम इसका इस रिएक्शन का जाहिर है कोई एक स्पीड होगी और कोई एक रेट होगा, और वो मेजर करने के लिए हम लोग चेंज इन मास मेथड यूज कर रहे हैं। अब क्या मतलब है चेंज इन मास मेथड से? हम ये रिएक्शन करवाते हैं एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। कॉनिकल फ्लास्क जो आपने टाइट्रेशन के लिए यूज किया था, वही होता है कॉनिकल फ्लास्क। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एसिड लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में हमने इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल दिया। अच्छा, ये सब डालने से पहले ना इसको हम एक मास बैलेंस पे रखेंगे। मास बैलेंस का क्या पर्पस होता है? टू मेजर मास। मास बैलेंस के भी डिफरेंट नेम्स होते हैं जो क्वेश्चन में आपको दिख सकते हैं। इसको हम मास बैलेंस भी कह रहे होते हैं, इसको हम बीम बैलेंस भी कह रहे होते हैं, इसको क्वेश्चंस में कभी कभार इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी कहता है, एंड समटाइम्स he also uses the word weighing balance। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए कि भाई मास बैलेंस की ही बात कर रहा है, और इसका पर्पस क्या है? टू मेजर द मास। राइट, अब्दुल्ला लास्ट क्लास में एनर्जेटिक्स से क्वेश्चंस कर रहे थे। अच्छा, अब होगा क्या, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होके स्केप करेगी ना, बाहर निकलेगी। बाकी सारी चीजें तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ही रहेंगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी तो हमारे पास ये जो रिएक्शन मिक्सचर है इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, इसका मास जो होगा वो डिक्रीज होगा। अब कितने टाइम में कितना मास डिक्रीज हो रहा है हमें वो मेजर करना है। ठीक है, हाँ हसन, देखो हमारे पास केमिस्ट्री में बीम बैलेंस, मास बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वेइंग बैलेंस, हम सबको ना सेम लेके चलेंगे। अदरवाइज बीम बैलेंस तो हमारे पास वो होता है ना जिसमें लेफ्ट और राइट पे आपको वेट इक्वल करने होते हैं। बट एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, तो आपके पास इनमें से कोई भी नाम लिखा हुआ है, बस आपको ये रियलाइज करना है कि ये काम क्या कर रहा है, मास मेजर कर रहा है, दैट्स इट। सही है। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना क्या है, इसमें आपने चेंज इन मास मेथड यूज कर रहे हो ना, तो इसकी आपने कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी है। वो प्रिकॉशन क्या है कि भाई देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, हम चाह रहे हैं कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकले और कुछ बाहर ना निकले। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तो हमें पता है कि एफरवेसेंस प्रोड्यूस होते हैं। एफरवेसेंस जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये जो हमारा सोल्यूशन है ना, इसमें फोमिंग क्रिएट होती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो लिक्विड है वो स्प्लैश करके बाहर चला जाए।
इसलिए हमने ना इन फर्स्ट प्लेस कॉनिकल फ्लास्क दिया हुआ है। कॉनिकल फ्लास्क की नैरो नेक होती है, अगर कोई लिक्विड स्प्लैश करके बाहर जाता भी है तो वहां टकरा के रुक जाएगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलो और फ्रेश कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर आप खोलो ना, स्पेशली जो आपकी कोक और सेवन अप होती है, और अगर आप बॉटल के पास जो माउथ होगा ना बॉटल का, उस पर अपना हाथ रख के देखना, आपको ना थोड़े से ड्रॉप्स फील होंगे लिक्विड के। वो क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, प्रोवाइडेड डेट कि वो बॉटल कंप्लीटली फिल्ड हो, मतलब ऐसा ना हो आधी पीने के बाद खोल के देख रहे हो, तो वो आपको जो स्प्लैशिंग हो रही होती है लिक्विड्स की, अगर इस रिएक्शन में वो स्प्लैशिंग होगी, तो हम तो अज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो भी डिक्रीज इन मास आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से आ रहा है। लेकिन अगर लिक्विड बाहर जा रहा है तो इट मीन्स के डिक्रीज इन मास जो होगा वो लिक्विड जाने की वजह से भी आएगा। हमें लिक्विड को बाहर जाने से रोकना है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ना एक कॉटन वूल लगा देते हैं। कॉटन वूल वो जो रुई होती है, वो कॉटन वूल इसके माउथ पे अटैच कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ये होती है लूजली फिटेड कॉटन वूल। अब कॉटन वूल क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उस कॉटन वूल में हमारे पास एयर गैप्स होते हैं, और एयर गैप्स में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो पास हो जाती है, लेकिन अगर लेट से कोई लिक्विड स्प्लैश होके ऊपर आया है, तो वो क्या होगा, वो कॉटन वूल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब वो कॉटन वूल में एब्जॉर्ब होगा तो उसका मास जो होगा वो इसी कॉनिकल फ्लास्क का पार्ट ही रहेगा, मतलब डिक्रीज इन मास उसकी वजह से नहीं शो हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो दैट्स व्हाई वी टेक लूजली फिटेड कॉटन वूल। इसके ऊपर कैप नहीं लगाना, कैप लगा दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर जाने देना है ना हमने, राइट? तो देखो हम ना एक इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? इसका रेट निकालने के लिए एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम ये रिएक्शन स्टार्ट कर दें, और रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली हमें टाइम भी मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम मेजर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, क्लॉक लेते हैं, या लेबोरेटरी में हमारे पास होती है स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच भी होना मस्ट है हमारे पास इसके लिए। दो ही है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के मेथड, चेंज इन मास मेथड और चेंज इन वॉल्यूम मेथड। पहला हम पढ़ रहे हैं चेंज इन मास मेथड। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आपसे कि टोटल डिक्रीज इन मास जो आया है उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम में, तो ये जो हमारे पास रेट आता है ना, इसको हम एवरेज रेट कहते हैं। सही है? देखो भाई हमारे पास, जैसे आप, अब मुझे थोड़ी सी ना एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी फिजिक्स की। लेट्स ट्राई। फिजिक्स में आप जब किसी कार की स्पीड निकालते हो, तो उसकी स्पीड निकालने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसने एक जर्नी की है, उस जर्नी में जो है उस गाड़ी की स्पीड जो है वो कहीं पे इंक्रीज भी हुई है और कहीं पे डिक्रीज भी हुई है। ठीक है, अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही थी ना, टर्न भी ले रही थी, कहीं पे ब्रेकर भी आ रहा था, कहीं पे सिग्नल भी आ रहा था, तो स्पीड डिक्रीज भी हो रही थी, इंक्रीज भी हो रही थी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इसकी एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? जो उस कार ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेट से उस पूरी जर्नी का, उसमें चाहे उसने लेफ्ट टर्न लिया हो, चाहे राइट टर्न लिया हो, चाहे वो सीधी सीधी जा रही हो, उस पूरी जर्नी में जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, अगर हम उस टोटल डिस्टेंस को और जितने टाइम में वो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उससे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो आती है उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, राइट? लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि नहीं, हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप स्पीड बताओ, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साथ में एक बंदा लेके बैठ जाओ जो स्पीडोमीटर को देखता रहे और हर 10 सेकंड बाद जो है ना वो स्पीड की वैल्यू मेजर करे, तो अगर आप इस तरह से करोगे, तो या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो कि वो हर 10 सेकंड बाद जो है ना टाइम, आफ्टर एवरी 10 सेकेंड और आफ्टर एवरी 20 सेकेंड जो है वो डिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर रहा हो, कि 10 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया लेट से वो 20 मीटर ट्रेवल हो गया, फिर अगले 20 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया लेट से वो टोटल डिस्टेंस 45 मीटर हो गया, फिर नेक्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस हो गया अगले 10 सेकेंड में वो 70 मीटर हो गया। तो जब आप इस तरह से आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस मेजर करोगे, तो फिर आप उसका ग्राफ भी प्लॉट करते हो, और जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो एक्स एक्सिस पे आप टाइम लेते हो और वाई एक्सिस पे आप डिस्टेंस लेते हो। तो ग्राफ के कोई डिफरेंट शेप्स आते हैं, या तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से, या फिर ग्राफ आपका जो है वो इस तरह से कर्व आ रहा होगा, एक तरीका ये होता है, या फिर या तो ग्राफ आपका इस तरह से कर्व बन रहा होगा।
ठीक है। इसी तरह जब भी हम किसी भी रिएक्शन का रेट मेजर करते हैं ना, तो एक तरीका तो यह है कि मैं टोटल चेंज इन क्वांटिटी, जैसे टोटल चेंज इन मास ओवर टोटल टाइम ले लूं, तो वो होता है हमारा रेट ऑफ अ रिएक्शन। लेकिन उसको हम कहते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट हमें ये तो बता देता है कि रिएक्शन जो है वो किस स्पीड से चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा है तो क्या स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी। मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन या डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, हमें एवरेज रेट से वो नहीं पता लग सकता। हमें सिर्फ ये पता लगेगा कि भाई ये रिएक्शन जो है ना वो इस स्पीड पे हुआ है। लेकिन वेन एवर एनी रिएक्शन प्रोग्रेसेस, तो उसकी क्या स्पीड जो है वो थ्रू आउट इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी, वो नहीं पता लगेगा। अगर मुझे वो बात पता लगानी है ना, तो उसके लिए मुझे हर कुछ टाइम इंटरवल के बाद, लेट से आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स, मुझे इसका मास मेजर करना पड़ेगा। फिर मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर ग्राफ बना के मैं देखूंगा कि भाई जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है तो क्या स्पीड इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी। इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, जैसे आप मैथ्स में ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ बनाने से पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ता है जिसमें आप वैल्यूज जो है वो टेबुलेट करते हो। आपके पास वैल्यूज होंगी, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, तभी तो आप ग्राफ बना सकोगे। तो इसमें हम लोग कौन सी वैल्यूज लेते हैं, हम टाइम के रिस्पेक्ट से जो मास में चेंज आ रहा है ना वो मेजर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली जब हमने ये रिएक्शन स्टार्ट किया है तो टाइम था 0 सेकेंड्स, और 0 सेकेंड पे जो मास था मास बैलेंस पे, वो हमने मेजर कर लिया। अब जो है हम क्या करेंगे, आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल टाइम पीरियड, अब वो इंटरवल जो है वो डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन। अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है तो हम बड़े इंटरवल ले लेंगे टाइम के, अगर रिएक्शन बहुत फास्ट है तो हम छोटे इंटरवल लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इनिशियली जो है इसका मास रिएक्शन मिक्सर का 200 ग्राम था, लेकिन लेट से 10 सेकंड के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मास कितना हो गया है, तो वो हमने देखा जाहिर है मास डिक्रीज होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। तो मास डिक्रीज होके लेट से हो गया है 190 ग्राम। इसका क्या मतलब है, 10 ग्राम का डिक्रीज आ गया है मास में। फिर मैंने आफ्टर 10 सेकेंड्स दोबारा से मास देखा, तो आफ्टर 10 सेकेंड्स टोटल टाइम कितना हो चुका हुआ होगा तब तक, 20 सेकेंड्स, राइट। अच्छा, आफ्टर 10 सेकेंड जो मैंने मास देखा तो वो मास की वैल्यू आ रही थी लेट से 182 ग्राम्स। तो ये कितना डिक्रीज आया, फ्रॉम 190 टू 182, दैट इज 8 ग्राम्स। फिर मैंने आफ्टर 10 सेकेंड यानी टोटल 30 सेकेंड्स बाद मास मेजर किया कि अब कितना मास डिक्रीज हो गया है, तो वो मास आया 176 ग्राम्स। इट मीन्स हाउ मच मास हैज फर्दर ड्रॉप, 6 ग्राम्स। अच्छा, अब फिर मैंने 40 सेकेंड बाद मास देखा, तो अब जो है मास 176 ग्राम्स ही आ रहा था, अब डिक्रीज ही नहीं हो रहा मास। अब जब मास डिक्रीज नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना था वो निकल चुका है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है या रिएक्शन फिनिश हो गया है। नाउ नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बीइंग इवॉल्व, दैट्स व्हाई देयर इज नो फर्दर डिक्रीज इन मास। व्हेन देयर इज नो फर्दर डिक्रीज इन मास, इट मींस द रिएक्शन मस्ट हैव finished or completed or somehow it has stopped। और रिएक्शन हमारा स्टॉप कब हुआ है, आफ्टर 30 सेकेंड्स। क्योंकि देखो 20 से 30 में तो डिक्रीज आया है ना, मतलब अभी भी रिएक्शन चल रहा था, बट आफ्टर 30 सेकेंड्स देयर इज नो डिक्रीज इन, इट मींस एट 30 सेकेंड द रिएक्शन मस्ट हैव फिनिश्ड, नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस इज बीइंग इवॉल्व। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई सवाल है, होना तो चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये। कुछ पूछना है किसी को। जी हसन बोलो। हसन हैंडल्स करना जरा, बोलो क्या हुआ, पूछो जल्दी। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये हमें इसमें फॉर्मूला पहले लगाना है तो फिर ये चार्ट बनाकर सॉल्व करना है। देखो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तो ये तो एवरेज रेट का फॉर्मूला है। एवरेज रेट तो बस मुझे एक वैल्यू दे देगा। वो वैल्यू क्या देगा, टोटल। अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तो हम क्या करेंगे, एवरेज रेट निकालने के लिए, तो टोटल चेंज इन मास आया है वो 200 से 176 आया है, तो टोटल चेंज इन मास 200 माइनस 176 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में ये चेंज आया है, फ्रॉम 0 to 30 सेकेंड्स, तो डिवाइडेड बाय 30, तो ये एवरेज रेट आ जाए। ठीक है। हमें एवरेज रेट निकालने के लिए टेबल बनाने की जरूरत थोड़ी है,
हम ये टेबल क्यों बनाएंगे एवरेज रेट निकालने के लिए? हम तो बस स्टॉप वॉच ऑन करके बैठ जाएंगे और देखते रहेंगे कि मास कब जाके कांस्टेंट होगा। मास डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक वक्त आएगा मास डिक्रीज होना बंद हो जाएगा। तो वो जो वैल्यू जिस पे मास डिक्रीज होना बंद हो गया वो मैं मेजर कर लूंगा, और इनिशियल मास से वो फाइनल जो मास की रीडिंग आ रही है वो माइनस कर दूंगा। तो और कितने टाइम में वो मास डिक्रीज होना बंद हुआ है वो टाइम मैंने स्टॉप वॉच से मेजर कर लिया, तो उसके लिए तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टेबल बनाया क्यों है? टेबल इसलिए बनाया है क्योंकि अब मैं टेबल से आगे ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है। ओके अच्छा। सर। सर तो ये वैल्यूज तो हमें दी हुई होंगी ना, लाइक मास 200 हाँ ग्राम्स हाँ, और ये टाइम भी वैल्यूज दिया गिवन हुआ होगा। होंगी, और ये आपको टेबल नहीं फंसाएगा, वो केमिस्ट्री में नहीं टेबल लेकर आएगा, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। टेबल टेबल ओके क्या सर। है? टेबल बस सिर्फ ये है, देखो कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिएक्शन आपने स्टार्ट किया है, तो जब रिएक्शन आपने स्टार्ट किया तो स्टॉप वॉच आपने ऑन की तो 0 सेकेंड्स पे अभी जो टोटल मास था वो 200 ग्राम था, लेकिन जैसे जैसे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने लगेगी तो मास डिक्रीज होगा। तो मैंने अब हर सेकंड पे तो मेजर करना बहुत मुश्किल होता है ना, तो मैंने हर 10 सेकंड बाद जो है वो मास बैलेंस पे जो रीडिंग आ रही है वो मेजर कर ली। तो आफ्टर 10 सेकंड्स मैंने देखा कि इसका मास जो है वो 190 ग्राम रह गया। वो 10 ग्राम कहाँ गायब हो गया? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल गई। फिर मैंने आफ्टर फर्दर 20 सेकेंड्स, मतलब आफ्टर फर्दर 10 सेकेंड, जो टोटल टाइम 20 सेकेंड्स हो गया जब तक, उस वक्त मैंने मास की वैल्यू देखी तो 182 आ रही थी, मतलब और डिक्रीज हो रहा है मास। फिर आफ्टर फर्दर 10 सेकेंड जो मैंने मास की वैल्यू देखी वो 176 आ रही थी। अच्छा, आफ्टर फर्दर 10 सेकेंड दैट इज एट 40 सेकेंड्स मैंने मास की वैल्यू देखी तो वो अगेन 176 आ रही थी। इट मींस देयर इज नो फर्दर डिक्रीज इन मास। 30 सेकेंड्स के बाद मास डिक्रीज होना बंद हो गया। तो उसका क्या रीजन है? मतलब अब मजीद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है? कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा या स्टॉप हो गया होगा, स्टॉप हो गया होगा। सही है अब्दुल्ला, अबीहा, समझ आई बात? देखो 40 सेकेंड्स, अब्दुल्ला, ये जो हमने एवरेज रेट निकाला है ना, वो हमने इसमें 40 पता ही क्यों नहीं लिया है? वो हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 30 और 40 के बीच में कोई डिक्रीज नहीं आया है। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि 40 तक जो है वो रिएक्शन चला है? क्या पता रिएक्शन जो है वो 31 तक चला हो, क्या पता 32 तक चला हो। मैं ये टेबल देख के ये भी नहीं कह सकता कि हाँ हाँ एग्जैक्टली 30 पे जो है वो हमारा रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया है। तभी तो हम ग्राफ बनाते हैं कि 30 से 40 का जो गैप है वो ग्राफ के ट्रेंड से हमें पता लग जाता है। तभी तो हमने ग्राफ इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं सारे हर जगह पे। समझ आई बात? सर तो हमें इसमें मतलब ग्राफ का सारा काम है। बिल्कुल, हमारा काम असल में ग्राफ के शेप का है। ओके सर। मैं पता नहीं क्यों इतना आगे ले गया हम लोगों को, बहुत आगे चले गए। स्पीड स्पीड। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब हमारे पास इसका, अब हम ग्राफ बनाएंगे तो किस चीज का ग्राफ बनाएंगे? टेबल में हमने जो दो वैल्यूज प्लॉट की हुई हैं वो कौन कौन सी है? टाइम है और मास है। जब आप ग्राफ बनाते हो ना तो आप एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हो। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। भाई टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। टाइम थोड़ी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, टाइम तो चलता रहेगा अपने हिसाब से। आप 10 सेकंड का जो इंटरवल है उसको छोटा बड़ा तो नहीं कर सकते ना। 1 सेकंड जितने टाइम में गुजरता है उतने टाइम में गुजरेगा। तो टाइम हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और केमिस्ट्री में तो टाइम एक्स एक्सिस पे मिलेगा, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स में आपको सोचना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है। यहाँ पे केमिस्ट्री में टाइम नहीं मिल रहा है आपको एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आपके पास क्या होगा? हम वाई एक्सिस पे मास को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वांटिटी आपने टाइम मेजर किया, दूसरी क्वांटिटी आपने मास मेजर की है। अच्छा, जब इसका ग्राफ बनाओगे ना तो इसका ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे आएगा। मतलब इनिशियली मास अगर हमारे पास 200 था, तो अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा है तो मास डिक्रीज हुआ है, तो इसका ग्राफ हमेशा ना इस तरह से बनेगा, एक कर्व बनेगा। और फिर एक पॉइंट पे आके वो कर्व जो है वो डिक्रीज होना बंद हो जाएगा। वो डिक्रीज होना बंद क्यों हो गया है? क्योंकि उस वक्त जितना मास डिक्रीज होना था वो डिक्रीज हो गया। अब देयर इज नो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीइंग इवॉल्व, सो देयर इज नो फर्दर डिक्रीज इन मास। तो इस पॉइंट पे आके जहां पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया है, दिस पॉइंट मींस दैट रिएक्शन हैज
फिनिश्ड, फिनिश्ड कह दो या कंप्लीटेड कह दो या स्टॉप कह दो, बट इस पॉइंट के बाद देयर इज नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज देयर इज नो फर्दर डिक्रीज इन मास। अच्छा, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये ग्राफ चाहे कोई भी रिएक्शन हो, मास वर्सेस टाइम ग्राफ का शेप ऐसे ही बनेगा। ठीक है, जब भी डिक्रीज इन मास आ रहा होगा उसका शेप ऐसे ही बनेगा, ये हमेशा कर्व बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया है हमने। अगर ये आपको लग रहा है स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये मैंने कर्व बनाने की कोशिश की है, दिस इज अ कर्व। ठीक है, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। चलो मुझे एक बात बताओ, ग्रेडियंट समझते हो ना, क्या होता है ग्रेडियंट? देखो, अगर मैं आपसे कहूँ इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालो, तो ग्रेडियंट कैसे निकालोगे? चेंज इन वाई एक्सिस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस x2 माइनस x1। इस ग्राफ में y एक्सिस पे हमने मास लिया हुआ है, तो y एक्सिस की जगह हम चेंज इन मास लिखेंगे, और x एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है, तो x एक्सिस पे हम लोग चेंज इन टाइम लिखेंगे। तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो बेसिकली किस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा? वो बन जाएगा रेट ऑफ अ रिएक्शन का फॉर्मूला। मतलब इस ग्राफ का ग्रेडियंट हमें क्या बताएगा? रेट बताएगा। अगर हम इस ग्राफ का ग्रेडियंट देखें, तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, कर्व बन रहा है ना, तो कर्व का जो ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, देखो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। कर्व का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? कर्व पे हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट बना बना के देखते हैं ना। आपको निकालना नहीं है ये, बस आपको बस ये रियलाइज करना है कि इस कर्व का जो ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो रहा है। अब ग्रेडियंट डिक्रीज होने से क्या मतलब है? आई होप ग्रेडियंट का आप लोगों को आइडिया होगा। अगर मेरे पास एक लाइन है जो मोर वर्टिकल है, मोर स्टीप है, तो उसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा, और एक लाइन है जो लेस स्टीप है, तो उसका ग्रेडियंट कम होगा। मतलब एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है। जैसे पहली वाली जो लाइन है वो m1 है, उसका ग्रेडियंट, दूसरी वाली लाइन m2 है, तो m2 जो होगा वो ग्रेटर होगा m1 से। ठीक है, जो लाइन मोर स्टीपर होती है या जो मोर टुवर्ड्स वाई एक्सिस होती है उसका ग्रेडियंट ज्यादा होता है, और जो लाइन फर्दर अवे फ्रॉम दी वाई एक्सिस होती है उसका ग्रेडियंट कम होता है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस ग्राफ पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो टेंजेंट जो होंगे वो लेस स्टीपर होते जाएंगे, और एक वक्त आएगा ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? जीरो ग्रेडियंट। जब लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल हुई है तो इट मींस ग्रेडियंट जीरो है। अब ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब क्या है? इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है हमें रेट ऑफ अ रिएक्शन बता रहा है, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन जीरो हो गया। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा है, तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है अब्दुल्ला? जब हम कर्व बनाते हैं, मैथ्स में नहीं पढ़ा टेंजेंट? टेंजेंट क्या होता है कि हमारे पास ये जो ग्राफ की जो स्लोप है वो चेक करने के लिए, देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट तो कांस्टेंट होता है ना, लेकिन अगर हम कर्व की बात करें तो कर्व पे ग्रेडियंट हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है। हम क्या करते हैं, हर पॉइंट पे कर्व पे एक लाइन बनाते हैं जो कि उस कर्व को बस टच करती हुई पास करती है, और उस लाइन का ग्रेडियंट है, तो वो उस कर्व में उस पर्टिकुलर पॉइंट का ग्रेडियंट बता देता है। इस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। लेट्स से अगर आपको नहीं पता तो इट्स ओके, यहाँ पे टेंजेंट वेंजेंट यूज नहीं होना है, बस आपको ये याद रखना है कि कर्व जो है वो लेस स्टीपर होता जा रहा है, इट मींस के ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट भूल जाओ सब कुछ, आप केमिस्ट्री के लिए बस ये याद रखो कि एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा रेट ऑफ अ रिएक्शन हमेशा डिक्रीज होता है। whenever a chemical reaction progresses, progresses मतलब आगे बढ़ना, रेट ऑफ अ रिएक्शन चेंज इन मास वर्सेस टाइम वाला जो ग्राफ बनेगा ना, वो हमेशा हमेशा इसी शेप का बनेगा, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, बात खत्म। ठीक, अगर ग्रेडियंट टेंजेंट ये सारी बातें रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो लेट इट गो। सही है भाई, आगे बढ़े, किसी का कोई क्वेश्चन? अबिया, साद, खौला, किरण, हसन, माहिरा, उमेजा, अब्दुल्ला। आज कम है स्टूडेंट्स।
अच्छा, दूसरा जो हमारे पास मेथड है टू मेजर द रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो है चेंज इन वॉल्यूम मेथड। तो चेंज इन वॉल्यूम मेथड वाला भी देख लेते हैं। तो उसके अपैरेटस क्या होगा? अच्छा, ये जो हमने अपैरेटस बनाया है ना, ये आपको लेबल अपैरेटस बनाना आना चाहिए। इसमें जो कॉनिकल फ्लास्क है, चाहे जितना भी गंदा बनाओ ना, बस लेबल जरूर कर देना उसको। डायग्राम तुम्हारी जो है वो लेबल अगर है तो बेशक जितनी भी गंदी डायग्राम बनाई हुई है, डजेंट मैटर कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। Now measuring rate of a reaction by change in volume method. Measuring rate of a reaction by change in volume method. जी खौला, ये अच्छा, इस मेथड को स्टडी करने के लिए अगेन जो हम रिएक्शन ले रहे हैं वो सेम रिएक्शन ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट reacting with hydrochloric acid to produce salt, calcium chloride, water and carbon dioxide gas. अब वॉल्यूम किस चीज की मेजर करेंगे? गैस जो प्रोड्यूस्ड हो रही है ना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे। किस तरह से मेजर करेंगे वॉल्यूम? उसके लिए अब जो अपैरेटस अरेंजमेंट होगी वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। अब इसमें हमें मास बैलेंस की नीड नहीं है। अब हमें इसमें ऐसा अपैरेटस चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अगेन हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अगेन हमने वही रिएक्टेंट डालने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके अंदर डालना है कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, इस कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक कनेक्टिंग ट्यूब लगाते हैं। कनेक्टिंग ट्यूब क्या होती है? इस कॉनिकल फ्लास्क की जो माउथ है उसके अंदर हम एक ट्यूब अंदर डालेंगे, और उस ट्यूब को हम कनेक्ट कर देंगे गैस सिरिंज के साथ। अब गैस सिरिंज का काम क्या होता है? गैस सिरिंज उसी तरह की होती है जिस तरह से आपकी इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज होती है ना, बस फर्क क्या होता है, वो थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है गैस सिरिंज। ठीक है। इसमें अगेन एक प्लंजर होता है, और गैस सिरिंज पे ग्रेजुएशन या मार्किंग्स गिवन होती है। मार्किंग्स किसको कह रहे हैं? जैसे आपके स्केल जो होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, उसके ऊपर मार्किंग गिवन होती है ना, कि कितनी डायमेंशन हो गई है। इसी तरह से क्या होगा, जब आप इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और HCl रिएक्ट करेगा तो गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस कनेक्टिंग ट्यूब में, या इस कनेक्टिंग ट्यूब को हम लोग डिलीवरी ट्यूब भी कहते हैं, इस ट्यूब के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाएगी और यहाँ से वो गैस सिरिंज में चली जाएगी। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस ट्यूब से अंदर जाके गैस सिरिंज में जाएगी, तो जैसे ये प्लंजर है इसको पुश करके आउटवर्ड्स पुश करेगी, और यहाँ पे आके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। मतलब गैस सिरिंज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट हो जाएगी। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आएगी, तो जो प्लंजर है वो प्रेशर से आउटवर्ड मूव होना शुरू हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें कलेक्ट होती रहेगी। ठीक है। नहीं हुजैफा बेटा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डोंट वरी। इतनी ज्यादा वो एवरेज रेट की बस एक आपको निकालना है, इसके ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। अच्छा, इसमें देखो एक प्रॉब्लम, अगर मैं इस अपैरेटस को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको कैसे पता कि मुझे जो है वो कनेक्टिंग ट्यूब के अंदर ही जाना है? इस कनेक्टेड ट्यूब के साइड पे जो जगह है वो वहां से बाहर भी तो निकल सकती है ना। तो हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ये जो साइड से ओपनिंग है, इसमें से बाहर जाने से भी तो रोकना है। तो इसमें से बाहर जाने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कनेक्टिंग ट्यूब के ऊपर हम ना एक स्टॉपर लगा देते हैं। ये स्टॉपर जो है ना रबर का बना हुआ होता है, मतलब ये इस तरह से एक स्टॉपर होता है जिसमें बीच में जो होता है वो होल होता है। इसके इस होल में से हमने कनेक्टिंग ट्यूब को अंदर पास किया हुआ है। समझ आ रही है बात? और ये जो स्टॉपर होता है ये एयर टाइट कर देता है, मतलब अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो साइड से कॉनिकल फ्लास्क से बाहर नहीं जा सकती। अब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी वो इस डिलीवरी ट्यूब या कनेक्टिंग ट्यूब से होती हुई इस गैस सिरिंज के आगे अंदर कलेक्ट होगी। इस स्टॉपर को हम कहते हैं रबर बंक। दिस इज नोन एज रबर
बंक, राइट। अच्छा, बैलेंस की ऑफ कोई नीड नहीं है। अब इसमें भी जब ये रिएक्शन होगा तो हम लोग एक टेबल में वैल्यूज प्लॉट करेंगे, और वो वैल्यूज क्या होंगी, अगेन हम लोग इसमें ऑब्वियसली इसमें भी स्टॉप वॉच जो रिक्वायर्ड है ना, विदाउट स्टॉप वॉच तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम इसमें अगेन टाइम लेंगे, और दूसरी वैल्यू जो हम लोग इसमें मेजर करेंगे वो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो मेजर करेंगे। अब हमारे पास 0 सेकेंड्स पे जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो मेजर करेगा। अब 0 सेकेंड पे तो कोई वॉल्यूम प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा ना। जैसे ही अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, तो आफ्टर 10 सेकेंड लेट से हमारे पास जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो 20 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हुआ है। आफ्टर फर्दर 10 सेकेंड लेट से आफ्टर 20 सेकेंड जो हमारे पास वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का वो लेट से हमारे पास 35 सेंटीमीटर प्रोड्यूस हुआ है। आफ्टर फर्दर 10 सेकेंड्स, टेबल थोड़ा छोटा पड़ जाएगा यार। आफ्टर फर्दर 10 सेकेंड दैट इज आफ्टर 30 सेकेंड्स हमारे पास जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है लेट से वो टोटल 45 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। अच्छा, आफ्टर फर्दर 10 सेकेंड्स लेट से आफ्टर 40 सेकेंड्स हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है वो लेट से अब 45 ही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नाउ देयर इज नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीइंग इवॉल्व, तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि 30 सेकेंड्स के बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया है, रुक गया है। ठीक है, सही है। अच्छा, इस रिएक्शन में जो हम लोग वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मेजर कर रहे हैं। पीछे वाले मेथड में हम लोग जो चेंज इन मास मेजर कर रहे थे वो किस चीज का मेजर कर रहे थे, पूरे रिएक्शन मिक्सचर का मेजर कर रहे थे। ठीक है, उसमें अब HCl भी था, कैल्शियम कार्बोनेट भी था, और जो प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड वो भी होगा, वाटर भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्योंकि उसमें बाहर जा रही थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाहर जाने की वजह से डिक्रीज इन मास कितना आ रहा था वो मेजर कर रहे थे। इस मेथड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है हम वो मेजर कर रहे हैं। सही है। तो आपको कोई भी क्वांटिटी आप मेजर करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, इसके लिए जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक चीज को ही आपने मेजर करना है। डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन के किस में क्या चीज मेजर करना आसान है। अच्छा, अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसके ग्राफ में अगेन हमारे पास एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। दिस ग्राफ विल हैव टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे हम इसमें इस बार ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड, उसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे अगेन टाइम, जिसका यूनिट सेकेंड्स है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन देखो पहले 10 सेकेंड्स में कितना वॉल्यूम बढ़ा था, 20 cm क्यूब का। अगले 10 सेकेंड्स में वॉल्यूम कितना बढ़ा है, 15 cm क्यूब का। उसके अगले 10 सेकेंड्स में वॉल्यूम कितना बढ़ा है, 10 cm क्यूब का। मतलब वॉल्यूम बढ़ तो रहा है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। वॉल्यूम बढ़ने की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये जो ग्राफ है ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ तो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है हमेशा, वॉल्यूम टाइम ग्राफ हमेशा से इस तरह से बनेगा। दिस शोज कि जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है ना, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब इस ग्राफ का भी ग्रेडियंट हमें रेट ऑफ अ रिएक्शन ही बताएगा ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है तो ग्राफ जो है वो लेस स्टीपर होता जा रहा है ना। जो लाइंस हैं देखो, लेस स्टीपर मतलब वाई एक्सिस से दूर होती जा रही है, और जितनी वाई एक्सिस से दूर होगी उसका मतलब है ग्रेडियंट उतना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेस स्टीपर होती जा रही है बेसिकली लाइन। इसको अगर मैं थोड़ा सा
तरह से बना दूं ना, लेट मी शो यू लाइक दिस। और जहां पे लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो गई है उसका क्या मतलब है, वहां पे रेट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गया है, स्टॉप हो गया। जहाँ पे रेट जीरो हुआ है, रिएक्शन फिनिश हो गया है या स्टॉप हो गया है या कंप्लीट हो गया है। तो इसमें भी एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स, rate of a reaction always decreases। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। तो वॉल्यूम टाइम ग्राफ का शेप हमेशा ऐसा बनेगा, मास टाइम ग्राफ का शेप जो आपने बनाया है ऊपर हमेशा वही बनेगा। आगे बढ़े। देखो हसन, अभी क्वेश्चंस पे आएंगे ना, वैसे चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी पूरी कर लेते हैं फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर समझ आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है इसके। अच्छा देखो, रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है ना वो हमारे पास कम ज्यादा हो सकता है। मतलब किसी रिएक्शन की अगर आपको स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है तो किस तरह से होती है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ अ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास टोटल जो है वो 6 फैक्टर्स हैं जो कि स्पीड ऑफ अ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक तो है हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ reactants, second one is temperature, third one is pressure, fourth is surface area, fifth is catalyst, and the sixth। तो इनको एक एक करके देखते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड सो ऑन। देखो पहले एक चीज रिकॉल करो, आपने एनर्जेटिक्स के चैप्टर में एक डेफिनेशन पढ़ी थी एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी भी इसमें यूज हो रहा होगा अभी, इसलिए जरा इसकी डेफिनेशन रिकॉल कर लो। एक्टिवेशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन थी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। इट इज अ मिनिमम एनर्जी required to start a chemical reaction। देखो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। और जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं, मतलब रिएक्टेंट में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस हैं, उनको हम रिएक्टेंट पार्टिकल्स कह रहे हैं ना। रिएक्टेंट पार्टिकल्स दे कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो ही प्रोडक्ट बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। समझ आ रही है बात। जब रिएक्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे देन दे कैन प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, अदरवाइज दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास एनर्जी होती है।
और एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होती है? पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है, ठीक है, तो एक वर्ड इसमें अभी एक्सप्लेनेशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स का भी यूज हो रहा होगा। ठीक है, देखो, जब भी हमारे पास रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो क्या हर कोलिजन पे प्रोडक्ट बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक रिएक्शन मिक्सर है, इसमें 1000 रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं, 500 पहले रिएक्टेंट के, अब रिएक्टेंट एक से ज्यादा होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना, और 500 दूसरे के, तो क्या हर रिएक्टेंट पार्टिकल कोलिजन पे प्रोडक्ट बनाएगा? मतलब ये ब्लू वाला और रेड वाले के साथ कोलाइड करेगा तो क्या ये हर हाल में प्रोडक्ट बनाएगा? नॉट नेसेसरी। सिर्फ कुछ वो रिएक्टेंट पार्टिकल जिनके पास एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है ना, जब वो कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। हर कोलिजन पे प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता। एक हमारे पास थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं कोलिजन रिएक्टेंट पार्टिकल्स व्हिच हैव एनर्जीज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, व्हेन दे कोलाइड दे प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। अदरवाइज बाकी जो रिएक्टेंट पार्टिकल जिनके पास एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी है, जब वो कोलाइड करते हैं ना तो वो सिर्फ बाउंस बैक कर जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बनाते। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी क्या बताती है? ओनली दोस रिएक्टेंट पार्टिकल्स which have energies equal to or greater than activation energy, when they collide they undergo a chemical reaction। मतलब सिर्फ वही रिएक्टेंट पार्टिकल जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी और उससे ज्यादा है, वो जब कोलाइड करेंगे तो ही प्रोडक्ट बनेगा या केमिकल रिएक्शन होगा। बाकी रिएक्टेंट पार्टिकल जिनके पास एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी है, जब वो कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये होती है कोलिजन थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया यहां तक सबने? अब्दुल्ला बेटा, दो बातें मिक्स कर रहे हो आप रिवर्सिबल रिएक्शन और रेट ऑफ अ रिएक्शन अलग अलग चीजें है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिवर्सिबल रिएक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। इफ यू आर रिमूविंग द प्रोडक्ट, right now we are dealing with the amount of reactants, not with the amount of product। सही है? अभी मैंने इसका आंसर किया ना तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे अभी यहाँ पे। लिंक्ड उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप बना रहे हो। रिएक्टेंट साइड पे तो सारी चीजें सेम ही है ना हमारे पास, प्रोडक्ट साइड पे आपने रिमूव किया है। अभी मैं ये बातें करूंगा ना तो ये सब बाकी कंफ्यूज होंगे ना। होल्ड इट, आगे वाले चैप्टर में करेंगे डिस्कशन इसका। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब देखो, अब हम इन फैक्टर्स को ना वन बाय वन स्टडी करते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पहला फैक्टर है। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अगर आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे, कंसेंट्रेशन बढ़ाने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया। जब रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ऑब्वियसली वो वाले पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, तो उनके टकराने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएगा। जब उनका टकराने का चांस बढ़ेगा तो इट मींस के रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। भाई पहले अगर मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास इसी वॉल्यूम में पार्टिकल जो है वो 10 पार्टिकल्स है, लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इसी वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दूंगा ना। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएगा। देखो ये जो वर्ड है ना, चांसेस ऑफ कोलिजन
मतलब जब ज्यादा कोलिजन होंगी तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी ज्यादा होंगे ना, तो चांसेस ऑफ कोलिजन, या इसकी जगह एक और वर्ड यूज होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, या इसकी जगह पे एक और वर्ड यूज होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। इन सब का एक ही मतलब है। हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन का वर्ड यूज करेंगे। सही है। अच्छा, एक अपने पास ना एक चीज और ऐड कर लो कि हमारे पास जब कोलिजन होती है ना, तो वो वाली कोलिजन देखो, एक तो नॉर्मल कोलिजन है जिसमें जब पार्टिकल्स के पास एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी है, जब वो टकराएंगे तो बस वो कोलिजन होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन वो वाले पार्टिकल जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, जब वो टकराएंगे ना तो वो प्रोडक्ट बना लेंगे। ऐसी कोलिजन को फिर हम ना एक अलग नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, और दीज आर ऑल्सो नोन एज सक्सेसफुल कोलिजन। अब आपकी मर्जी है यार, ठीक है, मैं इफेक्टिव का वर्ड यूज करता हूँ। तो इफेक्टिव कोलिजन वो होती हैं कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स हैविंग energies greater than activation energy. These are effective collision. नहीं अब्दुल्ला, ये दोनों कोलिजन जो है ना वो अलग अलग, ठीक है। एक तो नॉर्मल कोलिजन है ना जिसमें आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जिसमें क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन वो पार्टिकल जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, जब वो कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसी कोलिजन को हमने एक अलग नाम दे दिया, इफेक्टिव कोलिजन। समझ आई बात? बिल्कुल हसन, इन सारे फैक्टर्स की डिटेल याद करनी है और वही हमें लिखना है अभी। देखो, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो ये लिख लो, इंक्रीजिंग concentration of reactants increases rate of a reaction. Reason, as number of particles per unit volume increases, which increases frequency of effective collisions। बस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 हम कर रहे हैं विद कैल्शियम कार्बोनेट, वही वाली एग्जाम्पल लेंगे अभी, इसी रिएक्शन की एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है इसमें, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को ना, इसी रिएक्शन को हम दो बार कर रहे हैं, एक को हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट 1 और एक को हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट 2। और फर्क क्या है एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में? एक्सपेरिमेंट 1 में जो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं ना, उसकी कंसेंट्रेशन ले रहे हैं 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यही रिएक्शन हम एक बार और कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट 2, और उसमें HCl की कंसेंट्रेशन हम ले रहे हैं 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो कंसेंट्रेशन ज्यादा किस में? एक्सपेरिमेंट 2 में। तो एक्सपेरिमेंट 2 जो होगा वो फास्ट होगा और एक्सपेरिमेंट 1 जो होगा वो स्लो होगा। अगर मैं यही चीजें ग्राफ पे बनाऊं, तो ग्राफ हमने दो तरह के देखे हैं, एक चेंज इन मास मेथड से ग्राफ बनाया है और एक चेंज इन वॉल्यूम मेथड से ग्राफ बनाया है। हम दोनों के ना ग्राफ बना बना के देख लेते हैं। दोनों ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है, एक ग्राफ पे हम
वाई एक्सिस पे मास ले लेते हैं, चेंज इन मास मेथड, और एक ग्राफ पे वाई एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम मेथड। दोनों ग्राफ पे अगर मैं पहले एक्सपेरिमेंट 1 प्लॉट करूंगा तो चेंज इन मास मेथड वाला ग्राफ ऐसा बनेगा, और चेंज इन वॉल्यूम मेथड वाला ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट 1 के ग्राफ हैं दोनों। अच्छा, अब अगर मैं इसी ग्राफ पे एक्सपेरिमेंट 2 के कर्व बनाऊंगा तो एक्सपेरिमेंट 2 फास्ट है। तो एक्सपेरिमेंट 2 फास्ट होने का क्या मतलब है कि एक्सपेरिमेंट 2 के जो कर्व होंगे उनका ग्रेडियंट ज्यादा होगा और वो जल्दी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी खत्म हो गया है ना, फास्ट चल रहा है। और चेंज इन वॉल्यूम वाले ग्राफ पे उसका कर्व ऐसा बनेगा एक्सपेरिमेंट 2 का। तो जो रेड वाले हमने बनाए ये एक्सपेरिमेंट 2 वाले बनाए, जो क्लियरली फास्ट है क्योंकि उनका ग्रेडियंट जो है वो मोर स्टीपर है। और ये जो ब्लू वाला है एक्सपेरिमेंट 1 का है क्योंकि ये स्लो है तो इनका ग्रेडियंट कम है। और अगर आप ब्लू वाले ग्राफ को देखो तो वो हॉरिजॉन्टल जो है वो देर से हो रहा है, रेड वाले जल्दी हो रहे हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट 1 जो है वो ज्यादा देर में खत्म हो रहा है क्योंकि उसमें कंसेंट्रेशन हमारी कम ली हुई है। हाँ, टोटल वॉल्यूम जो प्रोड्यूस्ड हुआ है या टोटल डिक्रीज इन मास जो हमारे पास आया है ना, वो हमने क्या कहते हैं, सेम आया है। तो सेम आने का रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारे पास अमाउंट इनिशियल रिएक्टेंट्स का अमाउंट था वो सेम था, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस और टोटल डिक्रीज इन मास सेम है। और वो कब तक सेम होगा? जब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमने एक्सेस में लिया हुआ है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो बढ़ गया है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन तो बढ़ गई। लेकिन क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अभी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट सेम है, इसकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम ही आ रहा है। ये बात भी आगे करेंगे हम ऑफ कोर्स। So that's how concentration will affect the rate of a reaction. Increasing concentration increase कर रहा है rate of a reaction को, decreasing concentration will decrease the rate of a reaction. सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात? चलो जा सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्लास में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पास पेपर्स भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसके। अल्लाह हाफिज।